तो हम ये वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे थे जिसमें कुछ बच्चे इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये देखो, ये एरो जितना बड़ा है उतना ज़्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं। तो पहले ये बच्चे कुछ पुश करते हैं लेकिन ये बहुत कम फोर्स से पुश करती है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है और इस फ्रिक्शन की वजह से ये बॉक्स मूव नहीं हो पाता है। तो फ्रिक्शन ने क्या कर दिया, इस फोर्स को बैलेंस कर लिया और ये बॉक्स मूव नहीं हो पाया। फ्रिक्शन क्यों था? क्योंकि फ्लोर का जो सरफेस है वो रफ है और उससे कांटेक्ट में क्या है, ये बॉक्स है। ये बॉक्स का बॉटम जो है उसके रफ फ्लोर के कांटेक्ट में, तो इस वजह से इसमें फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कांटेक्ट की वजह से, दोनों सरफेसेस में कांटेक्ट है इसलिए फ्रिक्शन है। अब ये फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां तक पढ़ चुके थे कि जब वो बहुत कम फोर्स लगाते हैं, स्मॉल फोर्स लगाते हैं, द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से बॉक्स मूव नहीं करता। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में वर्क करता है? अपोजिट डायरेक्शन में करता है। तो अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और अगर हम फोर्स की डायरेक्शन इधर कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन यही, फ्रिक्शन फिर अपोजिट डायरेक्शन हो। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन होगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे अराइज होता है? दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होती है। इन दिस केस, इस केस में क्या क्या सरफेसेस है? बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, तो बॉक्स का जो बॉटम है, और फ्लोर का रफ सरफेस। तो फ्लोर का जो रफ सरफेस है और बॉटम जो है बॉक्स का, उसकी वजह से इनमें क्या आ गया? कॉन्टैक्ट की वजह से फ्रिक्शन आ गया। इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयर फोर्स द बॉक्स डज नॉट मूव। तो ये क्या करता है? ये जो है, जो हमारा पुशिंग फोर्स है उसे क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। और बैलेंस होने पे क्या होता है? कोई भी चीज मूव नहीं करती। तो बॉक्स मूव नहीं करता, बॉक्स डज नॉट मूव। इन फिगर 9.b, अब 9.b पे आते हैं हम, तो जिसमें हमने फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया है, फोर्स बढ़ा दिया है। द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। तो बच्चे अब ज्यादा जोर से पुश कर रहे हैं, तो फोर्स बढ़ गया है लेकिन बॉक्स अभी भी नहीं चल रहा। क्यों? दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स। तो अकॉर्डिंगली जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी है अभी थोड़ा सा और बढ़ गया, और अभी भी दोनों कैसे है? बैलेंस में। फोर्स बढ़ाया लेकिन फोर्स इतना नहीं बढ़ाया कि अभी वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स के अभी भी वो बराबर है। तो फ्रिक्शन फोर्स ने फिर क्या कर दिया? उसे बैलेंस कर दिया है। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स स्टिल हार्डर, तो अब बच्चों ने और जोर से उसे पुश करा, बहुत जोर से पुश करा उसे, तो हमारा फोर्स और बढ़ गया है। द पुशिंग फोर्स विल बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। तो इस केस में क्या हो गया? हमारा पुशिंग फोर्स जो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन से बड़ा हो ही गया। तो इतना सा ये जो डिफरेंस है, इतना फोर्स हमारा अभी एक्स्ट्रा है ही है, कुछ फोर्स हमारा अभी भी बच रहा है। तो इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, और ज्यादा जोर से पुश करते हैं, द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। तो पुशिंग फोर्स कैसा हो जाता है? फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है। फिगर 9.4 सी, तो देखते हैं 9.4 सी में क्या हो रहा है। तो जो 9.4 सी वाला फिगर है, तो पहले वाले केस में क्या हुआ? थोड़ा सा फोर्स फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया, फिर ज्यादा करा तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या कर लिया है कि इन्होंने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया है, इतना ज्यादा फोर्स लगाया है कि फ्रिक्शन उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो फ्रिक्शन से अब फोर्स हमारा ज्यादा हो गया, तो नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स जो था हमारा, ये वाला पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो टोटल फोर्स अब हमारा इस डायरेक्शन में आ गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें जो भी फोर्स लगाना होता है वो इतना लगाना होता है कि वो फ्रिक्शनल फोर्सेस से ज्यादा हो, तभी कोई चीज मूव करेगी। अगर वो फ्रिक्शनल फोर्सेस से कम है या उसके इक्वल भी है तो कोई चीज मूव नहीं करेगी। तो पहले कम था, फिर इक्वल हुआ, फिर ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ कि इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। तो तीसरे केस में क्या हो गया? पुशिंग फोर्स जो है वो किससे ज्यादा हो गया? फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, और बॉक्स मूव करने लगा। देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इस केस में फोर्स कैसा बन गया? अनबैलेंस्ड, क्योंकि हमारा पुशिंग फोर्स ज्यादा था। सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। तो इस केस में बॉक्स ने क्या कर दिया? बॉक्स स्टार्ट हो गया था मूव करना बॉक्स ने स्टार्ट कर दिया। वॉट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाइसिकल। तो जब हम बाइसिकल राइड करते हैं तो क्या होता है? When we stop pedaling, the bicycle begins to slow down। तो जैसे ही हम बाइसिकल का पेडल करना बंद करते हैं
बाइसिकल में जब तक हम पैडल चलाते रहते हैं तब तक वो चलती रहती है, लेकिन जैसे ही हम उसको पैडल मारना बंद कर देते हैं, स्लोली स्लोली बाइक जो है क्या होने लगती है, धीरे होने लगती है, स्लो डाउन हो जाती है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये भी किस वजह से होता है, ये भी फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, कभी भी मोशन की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होते। तो अगर हमारी बाइक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन। तो अगर हमने बाइसिकल को चलाते रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर से पेडलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज वो मेंटेन करती है अपना मोशन, वो अपना मोशन क्या करती है, मेंटेन करती है अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर हम उस पर कंटिन्यूअसली लगातार अनबैलेंस फोर्स लगाते रहें, तो अगर हम किसी भी चीज पे कंटिन्यूअसली अनबैलेंस फोर्स लगाते रहें तो वो अपना मोशन मेंटेन करेंगे। जैसे अगर इस पे अनबैलेंस फोर्स लगा ही रहे इस ब्लॉक पे, तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड है फोर्स, इधर कम है 3 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, तो अनबैलेंस्ड है, तो ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा जब तक वो फोर्सेस बैलेंस नहीं हो जाते, तो ये चलता चला जाएगा। सिमिलरली हमारी बाइसिकल चल रही है तो बाइसिकल चलती ही रहेगी, चलती रहेगी जब तक हम उसमें पैडलिंग करके फोर्स लगाते रहेंगे, और वो पैडलिंग वाला फोर्स क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तभी हमारी साइकिल चल रही है, और जब तक हम पैडल कर रहे हैं साइकिल चलती रहेगी। तो अनबैलेंस फोर्स जब तक रहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अपनी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, वो चलता रहेगा। हाउएवर इट इज क्वाइट इनकरेक्ट, तो लेकिन ये फिर भी गलत है, लेकिन ये गलत है, क्यों? An object moves with a uniform velocity when the forces, pushing force and frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. ऐसा क्यों है? It is quite incorrect, ये incorrect है, क्यों? An object move with a uniform velocity when the forces, तो object किससे करता है, uniform velocity से move करता है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेन द फोर्सेस, जो भी फोर्स है चाहे वो पुशिंग फोर्स हो या फ्रिक्शनल फोर्स हो, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो फोर्सेस क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, तो जो भी उसके ऊपर फोर्सेस है, चाहे वो एक्ट करने वाले, चाहे वो पुशिंग फोर्स हो या फ्रिक्शनल फोर्स हो, आर बैलेंस्ड एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो अगर उसके ऊपर जो भी फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है और उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज इन आइदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो यहाँ पे हमारे लिए नई चीज आई कि अगर अनबैलेंस फोर्स इस पे लगता है तो ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होगा, इसकी या तो स्पीड में चेंज आएगा, स्पीड के मैग्नीट्यूड में, सॉरी स्पीड तो मैग्नीट्यूड ही है, या इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ जाएगा। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज को हमने एक्सेलरेट करना है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, स्पीड बढ़ाना या घटाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड कंटिन्यू एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। तो जब तक ये अनबैलेंस फोर्स लगा रहेगा तब तक क्या होगा, उसकी स्पीड में चेंज होता रहेगा और ये या उसकी डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा जब तक ये अनबैलेंस फोर्स लगेगा रहेगा। हाउएवर दिस फोर्स इज remove completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. तो अगर हम इस फोर्स को हटा भी लेते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जिससे ये चल रहा था। अब ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, पहले से समझने की कोशिश करते हैं, इसे वापस समझने की कोशिश करते हैं शुरू से, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो पहले क्या था, पहले हम ये कह रहे थे, पहले हमने कहा कि हमने बाइसिकल को पैडल कर रहे हैं, ठीक है,
बाइसिकल को पेडल कर रहे हैं तो इसको पेडल करने के बाद अगर हमने पेडल करना छोड़ दिया तो बाइसिकल स्लो होने लगती है, बाइसिकल स्लो नहीं लगती है, स्लो होने की वजह से हम उसे फिर से क्या करना पड़ता है, पेडल। तो इससे कैसा लगता है, इससे ऐसा देखने में लगता है कि अगर हमें किसी चीज को मोशन में रखना है, ठीक है, तो अगर हमने किसी चीज को कंटिन्यूसली मोशन में रखना है, मेंटेन करना है उसका मोशन, तो हमें कंटिन्यूअस एप्लीकेशन करनी होगी अनबैलेंस फोर्स की, यानी हमें कंटिन्यूसली फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा जो अनबैलेंस्ड है। तो कंटिन्यूस फोर्स लगाना पड़ेगा अनबैलेंस, ताकि मोशन हमारा मेंटेन रहे। तो मोशन मेंटेन का मतलब v यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म v है हमारा, और यूनिफॉर्म v होगा तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, जीरो, यानी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। Any object moves with a uniform velocity when the forces acting on object are balanced। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस हैं अगर वो बैलेंस में होंगे, जैसे ये अगर हम पैडलिंग का फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो अगर ये बैलेंस में है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा और देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो अगर इस पर कोई इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ यही दो फोर्सेस हैं, तो क्या होगा कि ये सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ये यहाँ पे बैलेंस कंडीशन है, यहाँ पे अनबैलेंस कंडीशन नहीं है। अनबैलेंस कंडीशन कब आती है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट करने पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 से कुछ वेलोसिटी v हो जाती है। तो अनबैलेंस फोर्स क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स स्पीड को जनरेट करते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं। अनबैलेंस फोर्स के केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। अनबैलेंस फोर्स क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन देते हैं, और बैलेंस फोर्स क्या करते हैं, वेलोसिटी को मेंटेन करते हैं, वेलोसिटी को मेंटेन करते हैं। तो बैलेंस वाले से वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। अनबैलेंस से क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, इससे वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज अनबैलेंस से, बैलेंस से मेंटेन होगी। तो लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जैसे ही हम स्टॉप कर देते हैं पैडलिंग, तो क्या होता है कि हमारा वाला फोर्स तो जीरो है, फ्रिक्शनल वाला अपोजिट में काम करता रहता है, तो वो क्या करता है कि अनबैलेंस्ड हो जाता है फोर्स। लेकिन जब हम पैडलिंग करते हैं तो हम फिर से दोनों को बराबर करते हैं और हमारी वेलोसिटी मेंटेन रहती है।